राना जावेद साहब, रशिया की बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस थी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो रशियन वहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो मसरूफ़ हैं कि किसी न किसी तरीके से जितनी भी रशियन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि वो गलत हाथों में ना चली जाए। तो ये रशियन इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर था, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके और पहले से तैयार नहीं थे, और जो वाहिद उन्होंने अपना असासा बचा लिया है वो बशार अल-असद और उसकी फैमिली। देखिए, जो फोरगॉन कंक्लूजन्स है सीरिया के ऊपर वो ये है कि चूँकि ये इसराइल और हमास की जो जंग हुई है, जेनोसाइड जो वहाँ पे हुआ है, उसके बाद जो हिजबुल्लाह है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि लेबनान पे जब अटैक्स हुए हैं तो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो सेकंड टियर टॉप लीडरशिप एलिमिनेट की गई है, उनकी सप्लाई लाइन भी डिसरप्ट की गई है, और जो HTS जो है इदलीब बाकी जो जगहों पे उनका ऑलरेडी कब्जा था वो गवर्न कर रहे थे। उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पीछे से टर्की का इंटरेस्ट ये था कि उन्होंने कुर्दों को किसी न किसी तरह डिसमेंटल करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि किसी दर्जे में एक लूज स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन मौजूद है अमेरिका के दरमियान, टर्की के दरमियान, और सबसे बड़ी बात इसराइल के दरमियान। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेरे कुछ हमारे अरब दोस्त मुझे ये बता रहे थे कि इवन के रशियंस जो हैं tactfully they were on the side of Israel। क्या ये क्विड प्रो को है यूक्रेन के ऊपर, कोई अंडरस्टैंडिंग है? कोई दूसरी बात, इसमें जो खदशात जो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि लुक एट ए बिगर पिक्चर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ एंटी यूरोप, वो ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद प्रेसिडेंट पुतिन। जो इज़राइल है उसके साथ कंप्लीटली वो सिंक है। जो टर्की है वो बहुत प्रैग्मेटिक प्लेयर है, उसने पूरी सूरत हाल में अपने आप को आगे फ्लैग कर दिया पूरी सिचुएशन में। तो मेरा ख्याल कि जो रशिया का जो रोल है हमें ये देखना होगा। ड्यूबियस है, आई थिंक ड्यूबियस टू द एक्सटेंट के वाया टर्किया उन्होंने कोई अरेंजमेंट की है। मैं दोहा में था, वहाँ इनकी मीटिंग्स भी हुई रशिया की, ईरान की, और उस वक्त जो खबरें आई उस वक्त वो यही थी कि एग्जिट स्ट्रेटजी जो थी रशिया को भी दी गई है, उसमें कि रशियन जो वहाँ पे मिलिट्री उनका पूरा सेटअप है, इट वुड नॉट कम अंडर अटैक, नंबर 1। और नंबर 2, अब चूँकि बशर असद ने खुद कहा है कि मुझे तो रशिया लेके गया है अपने मॉस्को में, मेरा प्लान नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन सिचुएशन इस किस्म की हो गई थी। 2018 तक रशिया ने बशर असद को बता दिया था कि आपकी आर्मी नकारा हो चुकी है, ये लड़ने के काबिल नहीं है, इट इज़ ए थारोली करप्ट। अब उनकी लेकिन लगता तो यही है कि ये रशिया के लिए भी ये सरप्राइज थी, ये जो कुछ हुआ। आप कह रहे हैं कि ये शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी लेवल। देखिए, सरप्राइज टू द एक्सटेंट के ये खुद HTS वाले कह रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये 11 दिन के अंदर पूरा जो है सीरिया जो जाता रहेगा। वैसे ये तो तालिबान भी यही कहते हैं काबुल में वापसी के बाद। उन्होंने 2 महीने लगाए थे, उनके 14 दिन थे, इनके 10 दिन। एक तालिबान की और इनकी पॉलिसी में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि दोनों ने जनरल एमनेस्टी अनाउंस किया है और पैगामात भेजे हैं, कोऑर्डिनेशन भेजी है आर्मी को कि आप आज हमारे साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम जानने की कोशिश करेंगे ज़रा खोर से भी कि इसका एंड गेम क्या है। दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ एन एंड फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, और ख़ास तौर पे क्या USSR जो किसी ज़माने में था और अब रशिया है, तो क्या रशिया भी अब कंप्रोमाइज़ पे आ गया है अमेरिका के साथ, और इसके लिए मिडल ईस्ट में जितने भी उसकी सपोर्ट थी वो सपोर्ट अब वैसी नहीं रहेगी। ज़रा खोड़ साहब, क्या लग रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज को, मिडल ईस्ट सिचुएशन को के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गया है, जैसे कि जावेद राना भी हिंट कर रहे हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में? देखिए, मेरे पास, मेरा ख्याल है रशिया के पास ज्यादा चॉइस भी नहीं बची। आई मीन देखें, जो राना साहब कह रहे हैं मैं उसके साथ 100% एग्री करूंगा। अगर आप जाएं 2016-2017 में और आप पढ़ें जो कुछ लीक्स, अब जितने आरोनों के आप कितना रिलाई कर सकते हैं, लेकिन जो रशियन ट्रूप्स वहां पर लड़ रहे थे, स्पेशल फोर्सेस हो गए या वागनर जो इनकी वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब कहते थे कि यार ये जो बशार अल असद की फौज है ना, ये कुछ नहीं कर सकती, ये लड़ नहीं सकती। अब जिस स्पीड से ये कोलैप्स हुई है, मेरा ख्याल है कि ना, जैसे दुरुस्त फरमाए HTS
को भी यकीन नहीं आ रहा था, बशर अल असद को यकीन नहीं आ रहा था, और रूस को भी यकीन नहीं आ रहा था। रूस वैसे भी ओवर एक्सटेंडेड है, ये वो यूएसएसआर नहीं है जो हमें याद आती है। वो बड़े मुश्किल से तो अपनी यूक्रेन की जंग को सस्टेन कर रहे हैं। तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग इस हद तक हो सकती है कि यार आप प्यार से, प्यार मोहब्बत से यहाँ से निकल जाओ, हम आप पर बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक फलस्तीन की बात है तो बड़े अफसोस के साथ आई हैव टू से कि इजराइल हैज वन, और वो यहाँ नहीं रुकेंगे। वो एक तो गजा की तो नस्ल कुशी वो यकीनन मुकम्मल करेंगे, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेंगे, ईस्ट यरूशलेम में जो लैंड ग्रैब्स कर रहे हैं वो सब भी आपके सामने है। और ये ऐसे है ना कि जैसे आपने एक पागल कुत्ते को खून चखा दिया है। चलो ठीक है, राना जावेद साहब आपके नजदीक जो है जितने भी एंड गेम क्या है इस वक्त? देखिए, शॉर्ट टर्म में पैलेस्टीनियन हैव लॉस्ट, लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल इजराइल वुड लूज। उसकी वजह यह है कि अभी तक 400 से ज़्यादा हमले जो हैं वो यहूदियों पे हो चुके हैं दुनिया भर में। पब्लिक अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। जो यूरोप के अंदर, जो वेस्ट के अंदर जो हुकूमतें हैं उनके लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, हुकूमतें बदल रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन द लॉन्ग रन इशू बनेगा इसराइल के लिए। उनके जो एसेट्स हैं वेस्ट के अंदर, उनको अंदाज़ा हो गया कि एक ज़ालिम मुल्क है, ये ज़ालिम हुक्मरान है, और इनका जो असल चेहरा यही है कि ये इनके अंदर इंसानियत नहीं है। मंसूर जाफर साहब, बात अब यूरोपियन और अमेरिकी ममालिक के अवाम की हमदर्दी के ऊपर आ गई है। ज़ाहिर है जी, हमारी OIC तो OIC कह के बैठी हुई है, जिनका ये काज था, जिन्होंने इस मकसद के लिए ये तंजीम बनाई थी, और इस मकसद के लिए उन्होंने जो लॉबिंग करनी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ करारदादों और मजम्मती करारदादों और इजलासों तक महदूद रही है। और उनके सामने गज़ा जो है वो खंडर बना दिया गया, उनके सामने लबनान की ईंट सींट बजा दी गई। एक लास्ट, इसराइल इस वक्त शाम के अंदर जो है दाखिल हुआ चाहता है। सबसे बड़ा खौफ जो है अरब ममालिक के अंदर ये है कि अगर हमास वहाँ से अगर जीत जाता तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, बाकी अरब ममालिक के अंदर इनकी पेनिट्रेशन ऑलरेडी हुई है, हमारी हुकूमतें नहीं बचेंगी, जिस तरह मुर्सी वाला हुआ था। इस वजह से उन्होंने इनको मरने दिया है फ़लस्तीनियों को। दिस इज द कोर रीजन। बहरहाल जी, मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान के लिए भी सीखने के लिए कुछ होगा। ज़रार खोड़ो साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कोई सबक है बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता जिस तरह उल्टा गया है? नहीं, मैं ख्याल है कि देखें जिस तरह बशार अल असद, जो असद फैमिली है 52 ईयर्स से वहाँ पे थे, और इससे ज्यादा एक जाबिर और जालिम हुकूमत की आपको कम मिसालें मिलेंगी। मैं ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट और स्टेट विदाउट पॉपुलर सपोर्ट ना, वो हमेशा ही कमजोर ही रही। ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि विदाउट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस आप इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जितनी भी बात कर ले बंदा सॉफ्ट पावर की, अल्टीमेटली हार्ड पावर डिटरमिन्स एवरीथिंग। चलें, हार्ड पावर तो जहां तक ये जो बात हो रही थी ना, बात बिल्कुल ठीक है। वक्त बहुत कम है ये जो हमारे प्रोग्राम के लिए भी और मुसलमान ममालिक के लिए भी कुछ अहम फैसला करने के लिए बात इतनी सी है कि मुसलमान ममालिक में भी अगर ख़ानदानों की हुकूमत होती है या आमराना हुकूमत होती है तो वो ज़्यादा अरसे नहीं चलती। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब ये आमराना क़ुव्वतें इक़्तिदार से उतरती हैं या गिरती हैं तो अपने साथ मुल्क का भी बहुत नुकसान करती हैं, और इसकी मिसाल हमारे खुद पाकिस्तान में भी हमारे सामने है।